हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एंड अचीव। मैं आपके लिए 3-4 कॉन्सेप्ट क्लास लेकर आ चुकी हूँ। कई सारे टॉपिक मैंने क्लियर कराए हैं। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ, मेजरमेंट एंड टेस्टिंग, मापन एवं परीक्षण। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे बिना देरी किए हुए। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके लिए बहुत मेहनत करती जा रही हूँ और इसी तरह आपके लिए हमेशा नया नया चीज़ लेकर आती रहूँगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए देखते हैं हम लोग। किसी वस्तु, घटना आदि को किसी नियम के अनुसार जब आंकिक मान मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू प्रदान किया जाता है तो उसे मापन की संज्ञा देते हैं। जैसे यह कहना कि टाइपिस्ट प्रति मिनट 40 शब्द टाइप करता है, यह एक मापन है। मतलब हम किसी का भी न्यूमेरिकल नंबरिंग में जो है हम मापन करके निकालें कि ये इतना करता है या ये काम है, इतने नंबर के इन्होंने काम किए, तो वो क्या हो जाएगा, आपका मापन हो जाएगा, मेजरमेंट हो जाएगा। मापन दो तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक साइकोलॉजिकल मेजरमेंट, एक फिजिकल मेजरमेंट। साइकोलॉजी मतलब मनोवैज्ञानिक मापन और भौतिक मापन। मनोवैज्ञानिक मापन को गुणात्मक मापन भी कहा जाता है। मनोवैज्ञानिक मापन का संबंध मानसिक प्रक्रियाओं, शील गुणों, आदत, प्रवृत्तियों के मापन से होता है। मतलब इसे एक तरह से कह सकते हैं आप कि ज़्यादा इसे कोई एग्जैक्ट वैल्यू आप नहीं दे सकते। किसी की शील गुण का एग्जैक्ट नहीं ना कि 10 आउट ऑफ 10 है, ऐसा आप नहीं दे सकते। और जबकि भौतिक मापन का संबंध वैसी वस्तुएं, घटनाओं से होता है जो भौतिक रूप से वातावरण में उपस्थित हैं, जिसका आप एग्जैक्ट वैल्यू बता सकते हैं। से टेबल की लंबाई या किसी व्यक्ति की लंबाई आपको जाननी है तो ये क्या है, आपका भौतिक मापन है, फिजिकल मेजरमेंट, जिसको आप नंबरिंग में बता सकते हैं। लेकिन किसी की आदत को नंबरिंग में बता सकते हैं, किसी की प्रवृत्तियों को नंबरिंग में बता सकते हैं? नहीं बता सकते। तो वो आपकी साइकोलॉजिकल मेजरमेंट हो जाएगी। मनोवैज्ञानिक मापन तथा भौतिक मापन में मुख्य अंतर यह है कि भौतिक मापन में एक वास्तविक शून्य बिंदु होता है, ठीक है, और जबकि मनोवैज्ञानिक मापन में एक अंदाजा लगाया जाता है, जैसे अवास्तविक शून्य बिंदु कहते हैं। मापन के 4 स्तर हैं या लेवल हैं, मापनी है, कुछ भी कह सकते हैं आप। नामिक मापनी, नॉमिनल स्केल, क्रम सूचक मापनी, ऑर्डिनल मेजरमेंट, अंतराल मापनी, इंटरवल मेजरमेंट तथा अनुपात मापनी, रेशियो मेजरमेंट। इन चारों मापनियों को 3 गुणों के आधार पर एक दूसरे से भिन्न किया जाता है। वे 3 गुण कौन से हैं? मात्रा, सम अंतराल तथा एक निरपेक्ष बिंदु। अब देखिए, नामिक मापनी, नॉमिनल स्केल या मेजरमेंट मापन का सबसे निम्न स्तर का होता है और यह अत्यंत ही सरल मापनी है। इसके द्वारा व्यक्ति या वस्तुओं को एक तरह से विभिन्न भागों में वर्गीकृत किया जाता है। व्यक्तियों को पुरुष तथा महिलाओं 2 वर्गों में वर्गीकृत करना जो है वो नापित मापनी का उदाहरण है। मतलब सिंपली वे में, जिसको देखने में कोई मतलब सिमिलर ना हो, एकदम ही अलग हो, तो आप उसको आसानी से अलग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए बुक और पेन में आप अगर अलग करना रहे, वर्गीकरण करना रहे, तो आप कर लेंगे आसानी से, क्योंकि बुक का अलग पहचान होती है और पेन की अलग पहचान होती है। लेकिन अगर 2 पेन रखी हुई है, उसमें से ब्लू और ब्लैक बतानी रहेगी तो मुश्किल हो जाएगी। तो नामिक मापनी में ये आता है, जैसे बुक और पेन रखी है, एकदम ही अंतर नहीं है, कुछ भी मिलता नहीं है, आप उसको ईजिली अलग कर सकते हैं। फिर आ जाएगा क्रम सूचक मापनी, यह दूसरा स्तर है। इस तरह की मापनी में संख्याओं द्वारा व्यक्तियों के कोटि क्रम मतलब रैंक ऑर्डर का पता चलता है। इस तरह के मापन में कोटियों को उच्चतम से न्यूनतम और न्यूनतम से उच्चतम की दिशा में रखा जाता है। इस तरह के मापन में पता चलता है कि कौन व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बड़ा या छोटा है। मान लीजिए कि रिजल्ट आता है, रिजल्ट जब आता है तो फर्स्ट रैंक किसी को मिलता है, किसी को सेकंड रैंक मिलता है, ऐसे करके पूरा रैंक ऑर्डर बना होता है। तो इसको देखने से आपको इतना पता चल जाता है कि ये बच्चा जो है ये फर्स्ट रैंक पे है, ये बच्चा जो है वो थर्ड रैंक पे है। तो उच्चतम से न्यूनतम और न्यूनतम से उच्चतम की दिशा को पता चल जाता है।
फिर आ जाइए अंतराल मापन। इंटरवल मेजरमेंट मापन का तीसरा स्तर है। इसके वे सारे गुण सम्मिलित होते हैं जो नामित मापनी क्रमसूचक मापनी में होते हैं। इसके अतिरिक्त इस मापन की मुख्य विशेषता है कि मापन की इकाई समान एवं स्थिर होती है, इसलिए इसे सम अंतराल मापन भी कहा जाता है। अंतराल मापन से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण में अंकगणितीय माध्य, मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन, पियर्सन आरटी परीक्षण तथा एक एफ परीक्षण का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है। इसमें परिवर्तनशीलता के गुणांक कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का प्रयोग वर्जित माना जाता है। अनुपात मापनी मापन का सबसे उच्च स्तर है और इसे नापित मापनी एवं अंतराल मापनी सभी मौजूद होते हैं और साथ ही साथ इसमें एक वास्तविक शून्य बिंदु भी होता है। तो अनुपात मापनी की मुख्य विशेषता यह है कि किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात मापन की इकाई से स्वतंत्र होता है, इसीलिए इसे सही ढंग से बराबर कर तुलना की जा सकती है। जैसे भार, ऊंचाई, लंबाई आदि अनुपात मापनी में आ जाता है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण साइकोलॉजिकल टेस्ट एक ऐसा मानकीकृत विधि होता है जिसके द्वारा व्यक्ति के एक या एक से अधिक मनोवैज्ञानिक गुणों या गुणात्मक ढंग से या परिमाणात्मक ढंग से कुछ शाब्दिक या अशाब्दिक प्रतिक्रियाओं के माध्यम से मापन होता है। बुद्धि परीक्षण, अभिक्षमता परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण आदि मनोवैज्ञानिक परीक्षण के मुख्य प्रकार हैं। शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक परीक्षण के हुए प्रयोगों के आधार पर मनोवैज्ञानिक परीक्षण के मुख्य दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मानक संदर्भित परीक्षण तथा क्षेत्र संदर्भित परीक्षण, नॉर्म रिफरेंस टेस्ट और डोमेन रिफरेंस टेस्ट। क्रियान्वयन की अवस्थाओं की कसौटी के आधार पर मनोवैज्ञानिक परीक्षणों को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भागों में बांटा गया है? व्यक्तिगत परीक्षण और समूह परीक्षण। व्यक्तिगत परीक्षण से इन द सेंस कि आप ये समझ सकते हैं कि पर्सनली एक एक व्यक्तियों का परीक्षण हो रहा है, तो वो इंडिविजुअल टेस्ट हो गया। और समूह परीक्षण से समझ सकते हैं समूह में, मतलब कई सारे ग्रुप का एक साथ टेस्ट हो रहा है, तो क्या हो गया? ग्रुप टेस्ट हो गया। जैसे कोई एग्ज़ाम होता है तो उस एग्ज़ाम के एक निर्धारित होता है, जैसे मान लीजिए कि ये आपका है पीजीटी का एग्ज़ाम, तो पीजीटी का एग्ज़ाम आपका क्या हो जाएगा? ग्रुप टेस्ट हो जाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सामने वाले को दूसरा पेपर मिला है, उसको भी वही पेपर मिला है, उसी में से उसका कितना नंबर आएगा, आपका कितना नंबर आएगा, तो वो सब क्या हो गया? ग्रुप टेस्ट हो गया। उसके बाद जो आपके इंटरव्यू होते हैं, पर्सनली एक एक लोगों को बुला के जो इंटरव्यू होते हैं, वो आपका क्या होता है? इंडिविजुअल टेस्ट मीन्स व्यक्तिगत परीक्षण, एक एक को बुला के। एकांशों के प्रति अनुक्रिया की समय सीमा के आधार पर मनोवैज्ञानिक परीक्षण दो प्रकार के होते हैं। एक गति परीक्षण स्पीड टेस्ट और एक क्षमता परीक्षण पावर टेस्ट। गति परीक्षण वैसा परीक्षण होता है कि जिसमें एकांशों की कठिनता स्तर लगभग समान होती है और तेजी से आगे बढ़ते हुए परीक्षार्थी एकांश का उत्तर एक अपर्याप्त सख्त समय सीमा के भीतर कर देते हैं। मतलब गति परीक्षण में क्या है, कितनी स्पीड में आप वो काम कर रहे हैं, कितनी स्पीड में, मतलब लेवल समान ही रहेगा सबका, लेकिन जो बच्चा सबसे हाईएस्ट स्पीड में काम करेगा वो क्या हो जाएगा? गति परीक्षण में आ जाएगा। और क्षमता परीक्षण में जो जितनी अच्छे तरीके से करेगा, भले देरी में करे लेकिन अच्छे तरीके से जो करेगा वो आ जाएगा किसमें? क्षमता परीक्षण में। किसी भी उत्तम मनोवैज्ञानिक परीक्षण में कम से कम 5 गुण अवश्य होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, वैधता, मानक एवं व्यवहारिकता। वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, नॉर्म और प्रैक्टिकलिटी। किसी भी मनोवैज्ञानिक परीक्षण के निर्माण में कई चरण होते हैं, जिसमें प्रमुख है परीक्षण की योग्यता, एकांश लेखन, परीक्षण की प्रयोगात्मक क्रियान्वयन, विश्वसनीयता, वैधता तथा मापन। क्या क्या स्टेप है? आइटम राइटिंग, एक्सपेरिमेंटल ट्राई आउट ऑफ द टेस्ट, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी और नॉर्म। किसी भी मनोवैज्ञानिक परीक्षण में सामान्यतः दो तरह के एकांश होते हैं। निबंधात्मक एकांश मीन्स इजी ऐसे आइटम तथा वस्तुनिष्ठ एकांश ऑब्जेक्टिव आइटम। निबंधात्मक एकांश वैसे एकांश को कहा जाता है जिसमें परीक्षार्थी को उत्तर देने के लिए अपने गत अनुभूतियों का सहारा लेते हुए कुछ वाक्यों या शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। इसमें स्वतंत्र उत्तर रहता है एकांश होता है और ऐसे एकांश का उत्तर चाहे जिस तरह से परीक्षा देना चाहे दे सकता है। और वस्तुनिष्ठ में
तुलनात्मक से मनोवैज्ञानिक शोधों को अधिक लोकप्रिय है। वस्तुनिष्ठ एकांश जैसे एकांश को कहा जाता है जिसमें एक निश्चित उत्तर देते हैं, जिसे परीक्षार्थी दिए गए उत्तरों को सेट में से चयन करता है, फिर उत्तरों को सेट नहीं दिए जाने पर उसे अपनी ओर से देना रहता है। जैसे मान लीजिए ये आपका वस्तुनिष्ठ हो गया, जो आपका ये एग्ज़ाम होगा। वस्तुनिष्ठ एकांश क्या हो गया, जो आपका ये एग्ज़ाम होगा पीजीटी का, वो वस्तुनिष्ठ है। उसमें आपको सेट दिए हुए हैं, उसमें से आपको उत्तर चूज करने होंगे। और जो अभी निबंध एकांश था, ऐसे आइटम जो था, उसमें क्या था, जैसे आपने जब पीजी किया होगा तो आपने जो पेपर दिया होगा वो आपका क्या होगा, ऐसे आइटम, इसमें स्वतंत्र रूप से आप लिख सकते थे। सभी वस्तुनिष्ठ एकांशों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से में? आपूर्ति प्रकार और चयन प्रकार। सतत गुणांक का प्रतिपादन कार्ल पियर्सन ने किया था। मान लीजिए पूछ सकता है आपसे कि सतत गुणांक का प्रतिपादन किसने किया था, तो आप क्या आंसर देंगे? कार्ल पियर्सन ने किया था। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों में चयन का एकांश तुलनात्मक रूप से अधिक लोकप्रिय है। यह 3 प्रकार का है: द्विवैकल्पीय एकांश, 2 अल्टरनेटिव आइटम्स, बहुचयन एकांश, मल्टीपल चॉइस आइटम, तथा सुमेलन एकांश, मैचिंग आइटम। एकांश विश्लेषण एक ऐसा सांख्यिकीय प्रविधि है जिसके आधार पर एकांश की उपयुक्तता की जांच की जाती है। इसके मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित 4 होते हैं: एकांशों की कठिनता स्तर का पता लगाना, एकांशों की विभेदन मूल्य का पता लगाना, बहुचयन एकांशों में विकर्षणों की प्रभाविता का पता लगाना और जरूरत होने पर एकांशों में परिमार्जन करना। एकांश की कठिनता मतलब आइटम डिफिकल्टी से मतलब परीक्षार्थियों की उस प्रतिशत या अनुपात से होता है जो किसी एक एकांश का सही उत्तर देते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? P=R/N, जहाँ पर P= क्या है? एकांश की कठिनाई स्तर का सूचकांक, R क्या है? परीक्षार्थी की वैसी संख्या जिसमें एकांश पर सही उत्तर दिया हो, और N क्या है? परीक्षार्थियों की कुल संख्या। विभेदक सूचकांक या जिसे एकांश की वैधता कहा जाता है से तात्पर्य एकांश की उस क्षमता में होता है जिसके माध्यम से वह श्रेष्ठ परीक्षार्थियों द्वारा निम्न परीक्षार्थियों के बीच अंतर करता है। एकांश विशेषता वक्र क्या है? इसके माध्यम से एकांश विश्लेषण द्वारा प्राप्त की गई कई तरह की सूचनाओं को आसानी से दिखलाया जा सकता है। परीक्षण प्राप्तांक का महत्वपूर्ण पहलू विश्वसनीयता है। विश्वसनीयता से तात्पर्य प्राप्तांकों की सत्यता मतलब कंसिस्टेंसी से होता है, जिसमें सामयिक संगतता या आंतरिक संगतता दोनों ही सम्मिलित होती है। आंतरिक संगतता के गुणांक को अल्फा गुणांक भी कहा जाता है। विश्वसनीयता का तकनीकी या तार्किक अर्थ होता है संपूर्ण प्रसरण में वास्तविक प्रसरण का अनुपात। विश्वसनीयता ज्ञात करने की 3 विधि है। कौन कौन सी है? परीक्षण, पुनः परीक्षण विश्वसनीयता, टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी, आंतरिक संगतता विश्वसनीयता, इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी, तथा विकल्प फॉर्म अल्टरनेट फॉर्म या विश्वसनीयता या समांतर फॉर्म पैरेलल फॉर्म विश्वसनीयता। स्पीयरमैन ब्राउन सूत्र द्वारा संपूर्ण परीक्षण की विश्वसनीयता ज्ञात होती है। विश्वसनीयता ज्ञात करने का क्या फॉर्मूला है? देखिए, Rn=2 into reliability of half test upon 1 plus reliability of half test। गिलफोर्ड तथा फैक्टर ने विभक्तार्थ विश्वसनीयता को शीघ्रतम विश्वसनीयता कहा है। विभक्तार्थ विश्वसनीयता से अंतर्विषय प्रतिदर्शन जैसे त्रुटि प्रसरण का पता चलता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको पूरा कर दूंगी और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर लेके आऊँगी। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ उसको लाइक एंड सब्सक्राइब किया करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए।